नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिसके बारे में मुझे लगता है बहुत से लोग सोचते हैं, शायद सपना भी देखते हैं। दूसरा घर खरीदना। ये सिर्फ आप जानते हैं 4 दीवारें और एक छत खरीदने जैसा नहीं है। ये एक बड़ा वित्तीय कदम है और शायद उससे भी बढ़कर हमारी लाइफस्टाइल, हमारी भविष्य की योजनाओं से जुड़ा हुआ एक फैसला है। बिल्कुल, ये सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, इमोशनल भी होता है कई बार। हाँ, बिल्कुल। तो इस पर बात करने के लिए हमारे पास द इकोनॉमिक टाइम्स का एक हालिया लेख है। ये लेख ना कुछ बहुत ही बुनियादी और अहम सवाल उठाता है, सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वाकई तैयार हैं इसके लिए। सही। तो आज हम इसी लेख के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई दूसरा घर क्यों चाहिए, उसका असली मकसद क्या हो, बजट का हिसाब किताब कैसे लगाना है, और ये जो अलग अलग तरह के दूसरे घर होते हैं जैसे छुट्टियों वाला घर या फिर किराए पर देने के लिए फ्लैट, इनके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। सबसे पहला और मेरे ख्याल से सबसे जरूरी सवाल जो लेख भी पूछता है वो ये है कि आखिर किसी को दूसरा घर चाहिए ही क्यों? इसका असल मकसद क्या है? देखिए, ये सवाल ही बुनियाद है। बिल्कुल सही। क्योंकि जब आप इतना बड़ा निवेश करने जा रहे हैं तो उसका जो प्राइमरी उद्देश्य है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। हाँ। लेख इसी बात पर जोर देता है और वो 3 मुख्य वजह बताता है। पहली, क्या ये घर मुख्य रूप से अपने इस्तेमाल के लिए है, मतलब पर्सनल यूज, जैसे परिवार के साथ वीकेंड पर जाना है, छुट्टियों में रहना है। दूसरी, क्या इसका मकसद है किराए से एक नियमित, मतलब एक स्टेबल इनकम कमाना, रेंटल यील्ड जिसे कहते हैं। अच्छा। और तीसरी संभावना, क्या इसे भविष्य के लिए, खासकर रिटायरमेंट के बाद वहां आराम से रहने के लिए खरीदा जा रहा है। यानी पहला स्टेप तो यही हुआ कि लक्ष्य तय करना है। सोचना पड़ेगा कि ये बस एक शौक है या वीकेंड की जरूरत है या फिर एक इनकम सोर्स बनाना है या बुढ़ापे का इंतजाम करना है। बिल्कुल बिल्कुल। बिना इस क्लैरिटी के आगे बढ़ना वो मुश्किल हो सकता है। हाँ, क्योंकि रणनीति तो उसी से बनेगी ना। हाँ, उद्देश्य की स्पष्टता ही आपकी पूरी रणनीति तय करती है। जैसे आपने कहा, अगर वीकेंड गेटअवे चाहिए तो शायद शहर से थोड़ी दूर शांत जगह देखेंगे। हाँ, नेचर के करीब। हाँ, और अगर किराए से आय चाहिए तो शहर के अंदर ऐसी लोकेशन जहां किराएदार आसानी से मिले, अच्छा रेंट मिले। बिल्कुल, ऑफिस के पास या कॉलेज के पास। हाँ, और अगर रिटायरमेंट का सोच रहे हैं तो शायद शांत माहौल, सिक्योरिटी और हेल्थ फैसिलिटीज नजदीक हों, ऐसी जगह देखेंगे। तो उद्देश्य साफ होने से ही आप सही लोकेशन, सही तरह की प्रॉपर्टी, मतलब फ्लैट लेना है या विला, और उससे कितना रिटर्न मिल सकता है, इसका अंदाजा लगा पाएंगे। और ये आपके ओवरऑल फाइनेंशियल गोल से मैच करना चाहिए। ये बात तो समझ में आती है। ठीक है, तो उद्देश्य तय हो गया। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल चीज पर, पैसा, बजट। इसका मूल्यांकन कैसे करें? लेख क्या कहता है इस बारे में? सिर्फ प्रॉपर्टी की कीमत देखना तो काफी नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और लेख इस पर काफी जोर देता है कि ये फैसला हवा हवाई नहीं होना चाहिए। सबसे पहले अपनी मौजूदा फाइनेंशियल सिचुएशन का क्या कहते हैं, एक कठोर मूल्यांकन जरूरी है। इसमें देखना होगा कि आपकी बचत कितनी है, आपके ऊपर पहले से कोई कर्ज तो नहीं चल रहा है, खासकर कोई पुराना होम लोन या कार लोन, कोई बड़ी ईएमआई तो नहीं जा रही। अच्छा। और सबसे जरूरी चीज, आपका कुल ऋण से आय अनुपात, जिसे डेट टू इनकम रेशियो कहते हैं, वो कितना है। अच्छा, ये ऋण से आय अनुपात, ये क्या होता है, जरा आसान शब्दों में समझाएंगे? हाँ जरूर। इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी हर महीने की जो कुल आमदनी है उसका कितना % हिस्सा आपकी मौजूदा सारी किश्ती या लोन चुकाने में जा रहा है। मान लीजिए आपकी महीने की इनकम 1 लाख रुपए है और आपकी सारी ईएमआई मिलाकर, जैसे होम लोन, कार लोन, सब मिलाकर 40,000 रुपए जा रही है, तो आपका ये रेशियो 40% हुआ। ठीक है। बैंक अक्सर ये देखते हैं कि ये रेशियो एक लिमिट से ज्यादा ना हो, ताकि आप पर कर्ज का बोझ बहुत ज्यादा ना हो जाए। अब दूसरा घर लेंगे तो ये रेशियो और बढ़ेगा, तो पहले ये हिसाब लगाना बहुत जरूरी है। हाँ, ये देखना तो बहुत जरूरी है। और लेख में शायद कुछ और छिपे हुए खर्चों का भी जिक्र था जो अक्सर हम बजट बनाते समय शायद ध्यान नहीं देते। हाँ, और ये बहुत ही आम गलती है। लोग सिर्फ प्रॉपर्टी की कीमत देखते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोन की डाउन पेमेंट सोच लेते हैं। लेकिन स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन का खर्चा, ये काफी बड़ा अमाउंट होता है और हर राज्य में अलग अलग होता है। सही बात है। फिर अगर आप नई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसे फर्निश करने का खर्च, फिर प्रॉपर्टी का रेगुलर मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स,
कोई सोसाइटी चार्जेस हैं तो वो, ये सब जुड़ता जाता है। हाँ, ये तो है। कई बार ये जो एडिशनल कॉस्ट्स हैं, ये प्रॉपर्टी की कीमत का 10-15% तक भी हो सकते हैं। अरे बाप रे, 10 से 15%? या ये तो काफी बड़ा अमाउंट है। हाँ, तो इन्हें नजरअंदाज करना आपके पूरे फाइनेंशियल प्लान को गड़बड़ा सकता है। ये तो वाकई ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, मान लीजिए कोई ये सब हिसाब किताब देख रहा है और उसे लग रहा है कि भाई सीधे प्रॉपर्टी खरीदना थोड़ा मुश्किल है, या शायद इतना बड़ा निवेश एक साथ नहीं करना। क्या लेख उनके लिए कोई और रास्ता भी बताता है? हाँ, बिल्कुल। लेख इस पर भी बात करता है। अगर मान लीजिए सीधे प्रॉपर्टी खरीदना, फिर उसका रखरखाव, किराएदार ढूंढना, ये सब झंझट लगता है, या फिर शुरुआती इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लग रहा है, तो रियल एस्टेट मार्केट में निवेश करने के दूसरे तरीके भी हैं। लेख 2 ऑप्शंस का जिक्र करता है। एक है रियल एस्टेट प्राइवेट इक्विटी फंड्स और दूसरा है रीट्स, मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। रीट्स और ये पीई फंड्स? ये क्या आम निवेशक भी कर सकते हैं? हाँ, रीट्स तो अब आम निवेशकों के लिए भी उपलब्ध हैं। रीट्स को आप एक तरह से रियल एस्टेट का म्यूचुअल फंड समझ सकते हैं। अच्छा। ये ऐसी कंपनियां होती हैं जो बड़ी बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टीज जैसे ऑफिस बिल्डिंग, मॉल या गोदाम वगैरह खरीदती हैं या मैनेज करती हैं, और उनसे जो किराया आता है उसका एक बड़ा हिस्सा वो अपने निवेशकों में डिविडेंड की तरह बांटती हैं। ओके। आप इनके यूनिट्स स्टॉक एक्सचेंज पर खरीद बेच सकते हैं, जैसे शेयर खरीदते हैं। तो इसमें आपको सीधे प्रॉपर्टी खरीदने का झंझट नहीं, पर रियल एस्टेट में निवेश का और किराए जैसी रेगुलर इनकम का मौका मिल जाता है। ये तो अच्छा है। और रियल एस्टेट पीई फंड्स थोड़े अलग होते हैं। वो ज्यादातर बड़े निवेशकों के लिए होते हैं, जहां पूल बनाकर पैसा बड़ी रियल एस्टेट परियोजनाओं में लगाया जाता है। दोनों में ही आपको प्रॉपर्टी चुनने और मैनेज करने की चिंता नहीं रहती, और आप शायद छोटी रकम से भी शुरुआत कर सकते हैं। मान लीजिए बजट ठीक है और किसी का मन है कि छुट्टियों में आराम करने के लिए एक बढ़िया सा हॉलिडे होम लिया जाए, लेकिन इसे लाइफस्टाइल निवेश कहता है। इसका क्या मतलब है और इसके फाइनेंशियल पहलू क्या हैं? हाँ, लाइफस्टाइल निवेश ये शब्द ही काफी कुछ बता देता है। इसका मतलब है कि इस तरह के निवेश जो पहला मकसद है वो पैसा कमाना नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाना है। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आपकी अपनी एक जगह है जहां आप जब चाहें परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, शहर के शोर शराबे से दूर सुकून के कुछ पल बिता सकें। ये आपको एक अनुभव देता है, यादें देता है, तो शायद पैसे से ज्यादा कीमती हो। ये बात तो है, वो सुकून तो अनमोल होता है। लेकिन क्या ऐसे हॉलिडे होम से कुछ कमाई की उम्मीद भी रखी जा सकती है? जैसे जब हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो किराए पर दे दे। देखिए, यहीं पर थोड़ी हकीकत को भी देखना पड़ता है। हॉलिडे होम्स से किराया मिलना संभव है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं मिलता। हाँ, लेकिन अक्सर ये इनकम बहुत लिमिटेड होती है, या फिर रेगुलर नहीं होती, इर्रेगुलर होती है। अच्छा, क्यों? कई वजह हैं। एक तो ये घर अक्सर शहरों से दूर होते हैं, टूरिस्ट जगहों पर। वहां साल भर एक जैसी डिमांड नहीं रहती, सिर्फ सीजन में किराएदार मिलते हैं। हाँ, ये तो है। दूसरा, इनकी देखभाल करना, किराए पर चढ़ाने का इंतजाम करना, इसके लिए आपको किसी लोकल एजेंट या केयरटेकर पर निर्भर रहना पड़ता है। उसका अपना खर्च होता है, अपनी परेशानियां होती हैं। हाँ, अगर कोई बहुत ही पॉपुलर लोकेशन है या आप उसे बहुत प्रोफेशनल तरीके से मैनेज करते हैं, तो शायद कुछ ठीक ठाक इनकम हो सकती है। लेकिन इसे गारंटीड रिटर्न या अपनी मेन इनकम का सोर्स मानना, वो अक्सर एक भूल साबित होती है। अच्छा। इसलिए निचोड़ यही है कि इसे मुख्य रूप से अपने और परिवार के एंजॉयमेंट के लिए किया गया खर्च समझें, एक तरह का लाइफस्टाइल स्पेंड, ना कि कोई बड़ा मुनाफे वाला निवेश। समझ गए। तो हॉलिडे होम मतलब खुशी और सुकून, पर शायद जेब पर थोड़ा भारी। अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं। अगर किसी का लक्ष्य बिल्कुल साफ है, उन्हें किराए से रेगुलर और अच्छी इनकम चाहिए, तो क्या शहर के अंदर ही एक और फ्लैट लेना बेहतर है? अगर आपका मेन मकसद इन्वेस्टमेंट और रेगुलर इनकम है, तो शहर में, खासकर सही लोकेशन पर, एक फ्लैट या घर खरीदना निश्चित रूप से एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इससे आपको एक स्थिर कैश फ्लो, मतलब हर महीने किराए के रूप में एक फिक्स्ड इनकम मिल सकती है, और अगर प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ती है समय के साथ, तो वो बोनस है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी शब्द है सही लोकेशन। लोकेशन, वो इतनी जरूरी क्यों है? मतलब किराया तो कहीं भी मिल ही जाता है, थोड़ा कम या ज्यादा। नहीं, बात सिर्फ किराए की रकम की नहीं है। लेख समझाता है कि लोकेशन का असर कई चीजों पर पड़ता है। पहला, अच्छी लोकेशन पर आपको अच्छे किराएदार मिलने की संभावना ज्यादा होती है। अच्छा, कैसे? जो समय पर किराया दे, प्रॉपर्टी का ध्यान रखें। दूसरा, ऐसी जगहों पर प्रॉपर्टी के खाली रहने का डर, यानी वैकेंसी पीरियड, कम होता है। हाँ, ये भी है। तीसरा, और शायद सबसे अहम,
अच्छी लोकेशन वाली प्रॉपर्टी की कीमत समय के साथ बढ़ने की यानी कैपिटल एप्रिसिएशन की संभावना बहुत ज्यादा होती है। सोचिए, आपने ऐसी जगह निवेश किया जहां पता है कि आगे चलकर मेट्रो आने वाली है या कोई बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो न सिर्फ आपका किराया बढ़ेगा बल्कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी तो बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए किराए के लिए प्रॉपर्टी लेते वक्त लोकेशन पर रिसर्च करना सबसे जरूरी काम है। ये सिर्फ किराया कमाने का जरिया नहीं, बल्कि लंबी अवधि में वेल्थ क्रिएशन यानी संपत्ति बनाने का एक मजबूत तरीका बन सकता है। सही कहा। लोकेशन सिर्फ आज के किराए के लिए नहीं, कल की वेल्थ के लिए भी जरूरी है। बहुत जरूरी पॉइंट है ये। अच्छा, अब आते हैं तीसरे ऑप्शन पर, रिटायरमेंट होम। ये किन लोगों के लिए सोचा जा सकता है और इसमें क्या खास बातें हैं? रिटायरमेंट होम का विकल्प देखिए उन लोगों के लिए ज्यादा रिलेवेंट हो सकता है जो अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के तहत इसके बारे में सोच रहे हैं। खासकर वो लोग जो भविष्य में शायद अपने अभी के बड़े घर से किसी छोटे ज्यादा मैनेजेबल घर में जाना चाहते हों, जिसे अंग्रेजी में डाउनसाइजिंग कहते हैं। हाँ, डाउनसाइजिंग। या फिर वो लोग जो अकेले रहते हैं या रिटायरमेंट के बाद एक शांत सपोर्टिव कम्युनिटी में रहना चाहते हैं। कई बार ऐसी रिटायरमेंट कम्युनिटीज में हेल्थ फैसिलिटीज या दूसरी जरूरतें भी पास में होती हैं, जो एक बड़ा प्लस पॉइंट होता है। ये भविष्य की प्लानिंग के हिसाब से तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या इसमें भी कोई कैच है, कोई ऐसी बात जिसका ध्यान रखना पड़े? हाँ बिल्कुल है, वो है सही समय यानी टाइमिंग का सवाल। टाइमिंग कैसे? मान लीजिए किसी ने रिटायरमेंट से 15-20 साल पहले ही जोश में आकर एक रिटायरमेंट होम खरीद लिया। सोचा कि चलो रिटायरमेंट का इंतजाम हो गया। अब जब 20 साल बाद असल में वहां रहने का वक्त आया, तो हो सकता है कई चीजें बदल गई हो सकता है वो प्रॉपर्टी उतनी अच्छी कंडीशन में ना हो, या उस इलाके का माहौल वैसा ना रहा हो जैसा 20 साल पहले सोचा था। हाँ, ये तो हो सकता है। या फिर, और ये ज्यादा जरूरी है, आपकी अपनी जरूरतें बदल गई हो। शायद आपकी हेल्थ रिक्वायरमेंट्स बदल गई और वो लोकेशन अब आपके लिए उतनी सुविधाजनक ना रही हो। शायद अच्छे हॉस्पिटल्स दूर हो। हाँ। तो बहुत पहले खरीद लेने का रिस्क ये है कि जब जरूरत पड़े तब वो प्रॉपर्टी आपकी असल जरूरतों पर खरी ना उतरे। ये एक मुश्किल सवाल खड़ा करता है कि हम आज बैठकर 20 साल बाद की अपनी जरूरतें, अपनी सेहत, अपनी पसंद का सही अंदाजा कैसे लगा सकते हैं। ये तो बहुत ही वैलिड पॉइंट है। तो इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो ये बिल्कुल साफ है कि दूसरा घर खरीदना कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है। बिल्कुल नहीं। बहुत सी बातें हैं जिन पर गहराई से सोचना पड़ेगा। सबसे पहले तो खुद से पूछना पड़ेगा क्यों, मतलब पर्सनल यूज, किराया या रिटायरमेंट। फिर आता है बजट, सिर्फ कीमत नहीं, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, फर्निशिंग, मेंटेनेंस, टैक्स, सारे छिपे खर्चे जोड़कर अपनी जेब देखनी होगी। सही। फिर विकल्प देखने होंगे, क्या सीधे प्रॉपर्टी लेना है या रीट्स जैसा कुछ बेहतर है। अगर हॉलिडे होम लेना है तो उसे लाइफस्टाइल खर्च मानकर चलें, ज्यादा कमाई की उम्मीद ना रखें। हाँ। अगर किराए के लिए लेना है तो लोकेशन 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 उस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। और अगर रिटायरमेंट के लिए सोच रहे हैं तो कब खरीदना है, ये सवाल क्या खरीदने जितना ही जरूरी हो सकता है। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो ये एक बड़ा कमिटमेंट है। इसके लिए सिर्फ इच्छा काफी नहीं, पूरी तैयारी, पूरी रिसर्च और एक यथार्थवादी सोच, मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे जरूरी यही है कि ये फैसला आपकी अपनी पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन, आपके जीवन के लक्ष्य और आप कैसी जिंदगी चाहते हैं उसके साथ पूरी तरह से मेल खाता हो। ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी खरीदना नहीं है, ये आपके आने वाली जिंदगी के कई सालों पर असर डालने वाला एक बड़ा कदम है। डीएम झा, आप देख रहे थे स्टोन टैक्सफिन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी मिली हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाके यस लिखें, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और यदि ऐसा लगे कि इस वीडियो में ऐसी कोई जानकारी नहीं थी जो आपको पहले से नहीं मालूम थी, तो कमेंट्स बॉक्स में जाके नो लिखें। ये यस और नो मेंशन करने के लिए का एक ही तात्पर्य, एक ही पर्पस है कि मैं ये जान सकूं कि जो वीडियो मैं अपने व्यूअर्स के लिए बनाया करता हूं वो उनके लिए उपयोगी है या उपयोगी नहीं है। और यदि आपकी रुचि बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट टैक्सेशन में है और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। थैंक यू।